हेलो दोस्तों, सितारे ग्लोबल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको क्लास 10th का त्रैमासिक परीक्षा साइंस का रियल प्रश्न पत्र कराने वाले हैं। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 100% लड़ जाएगा। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ही अच्छे ढंग से देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि हम यहाँ पर आपको कंसेप्ट भी बताते चलेंगे। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न लगाते चलेंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर जो आपका पहला प्रश्न पूछा गया, हमने ये क्लास में बहुत बार चर्चा किया है। तो देखिए यहाँ पर पहला जो आपका क्वेश्चन है फिजिक्स से है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो काफ़ी आसान प्रश्न है, उत्तर लेंस यहाँ पर हो जाएगा। वहीं आपसे अगर ऋणात्मक पूछ देता तो अवतल लेंस हो जाता। तो काफ़ी आसान प्रश्न पूछा गया है बिहार बोर्ड की तरफ से, तो आप लोग को अच्छे से टिक करना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। यानी कि देखिए आर बराबर यहाँ पर हमें दिया गया है 32 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जब भी बात करेगा उत्तल दर्पण की तो वो प्लस में होगा, उसकी फोकस दूरी किस में होगा, प्लस में। तो हम लोग जानते हैं बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो 32 का आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए। तो 32 का जब हम 2 से भाग देंगे तो 16 आ जाएगा। तो +16 यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं बात करता हूँ प्रकाश के अपवर्तन के नियम पर। तो आपको याद रखना है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो 2 नियम हैं, या प्रकाश के परावर्तन के भी नियम पूछेगा तो आपको बोलना है 2 ही नियम। कितने नियम बोलना है, तो बोलिएगा सर 2 नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन के भी और प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम हैं, तो 2 नियम हैं। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न जल्दी जल्दी लगाना है, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन हम यहाँ पर करेंगे नहीं। तरंगदैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, यहाँ पर देखिएगा एंगस्ट्रम के रूप में किया जाता है। और यहाँ पर मैं आपको और भी चीज़ बता दूँ, जैसे एम्पियर, या यहाँ पर चलिए ये कार्य का ऐसा मात्रक जूल हो जाएगा, है ना, यहाँ पर ये सब याद रखिएगा आप। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, यही प्रश्न सब आपको एग्जाम में 100% यही आएगा, यही प्रश्न ही आएगा आपको, तो इसे याद कर लेना है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। तो आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है, यानी कि वह मात्रक विहीन होता है। क्या होता है, मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन m निम्नलिखित में किसके बराबर होता है। तो हम लोग जानते हैं m बराबर क्या होता है, -v/u। m बराबर -v/u ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, यदि एक अवतल दर्पण के सामने रखी एक वस्तु को कि दर्पण बढ़ा दी जाए तो प्रतिबिंब क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ पर ये प्रश्न हम लोग देख लेंगे यहाँ पर। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का वक्रता त्रिज्या का जो अनुपात होगा वो आपका 1/2 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं बराबर क्या होता है, r/2, यानी कि जो f होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो 1/2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते, अगला प्रश्न आप देखिएगा, तो यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होगा। जब नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है तो उसमें निकट दृष्टि दोष होता है, और इसलिए हम लोग उपचार किसका करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा उपचार जो होता है इसका अवतल लेंस के द्वारा होता है। किसके द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा। और दूर दृष्टि दोष में किसके द्वारा होता है, ये भी आपको याद रखना, उत्तल लेंस के द्वारा। किसके द्वारा होता है, देखिए ये सब एक्सप्लेन है, इसलिए है क्योंकि अगर आप जब एग्ज़ाम दीजिएगा तो ये सब भी प्रश्न आएंगे। जरा दृष्टा जो है वो उसमें कौन सा लेंस का यूज़ करना है, बाइफोकल लेंस का यूज़ करना है ना। तो ये सारा आप याद रखिएगा। कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति होगी, तो यहाँ पर ऋणात्मक हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, यही प्रश्न है, ए मीटर को किस में, ए मीटर निम्नलिखित में किसे मापता है। तो विद्युत धारा को मापता है। विद्युत धारा को मापने वाला ही, विद्युत धारा को जो मापता है उसे ही क्या बोलते हैं, ए मीटर। तो धारा को मापने वाला को क्या बोलते हैं, ए मीटर बोलते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है
कहलाता है? देखिए विद्युत ऊर्जा को क्या बोला है? यांत्रिक ऊर्जा में, यानी कि पहले करंट लेगा फिर इसके बाद यांत्रिक करेगा, है ना, घूमने लगेगा। तो देखिए ऐसा किस में होता है? देखिए विद्युत मोटर में होता है। इसमें आप पहले करंट दीजिएगा, है ना, यानी कि ऊर्जा दीजिएगा विद्युत करंट, इसके बाद ये क्या होगा? यांत्रिक करने लगे, यानी कि नचने लगेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न आप देखिएगा, श्रेणी क्रम। यहाँ पर देखिए श्रेणी क्रम की बात हुआ है, तो श्रेणी क्रम की जब भी बात होगा तो वो प्लस में होगा, R1 प्लस R2 के रूप में हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम। समांतर क्रम की बात करें तो 1/R1 प्लस में क्या हो जाता है? 1/R2। लेकिन यहाँ पर श्रेणी क्रम पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, कोयला से प्राप्त ऊर्जा, है ना। यहाँ पर देखिए पवन से प्राप्त ऊर्जा नहीं होगा, जल से प्राप्त ऊर्जा ये नवीकरणीय, ये भी नवीकरणीय, ये भी नवीकरणीय, तो कोयला से प्राप्त ऊर्जा क्या है? अनवीकरणीय है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, किलोवाट घंटा जो होता है जिसे हम एक यूनिट बोलते हैं, ये इसका जो 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है एक यूनिट, है ना। तो ये भी आप याद रखिएगा, और ये विद्युत ऊर्जा का मतलब जो है मात्रक होता है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा कि वर्ण विक्षेपण प्रदर्शित करता है। वर्ण विक्षेपण किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? प्रिज्म। और प्रिज्म के कितने सतह होते हैं? आपको याद रखना है, प्रिज्म के 5 सतह होते हैं। तो ये सारा प्रश्न हमने पहले ही करा चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर फिजिक्स का क्लास किए होइएगा तो आप यहाँ पर सभी क्वेश्चन लड़ रहा होगा। देखिए नरोड़ा परमाणु ऊर्जा कहाँ है? तो आपको मालूम होगा नरोड़ा उत्तर प्रदेश में है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को जो है घुमाने का मूलतः काम करती है, तो ये होता है मोशन करता है, एयर इन मोशन, यानी कि गतिमान हवा। तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते, वर्ण विक्षेपण। यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न जो है, वर्ण विक्षेपण असंभव है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? निर्वात में या कांच में या फाइबर में या जल में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिएगा वर्ण विक्षेपण असंभव होता है, तो यहाँ पर फाइबर में असंभव होता है, वर्ण विक्षेपण फाइबर में नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते, अगला प्रश्न आप देखिएगा, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 100 वोल्ट 200 वोल्ट अनुमानतः बल्ब को 100 वोल्ट आपूर्ति के साथ जोड़ने पर धारा होगी तो 2 एम्पियर हो जाएगा। ये हम आपको निकाल करके बताएंगे, लेकिन अभी हम आपको नहीं बता सकते, आप सीधा आंसर लिख लीजिए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते, एक वस्तु के नेत्र की दूरी बढ़ाने पर रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या होगा? यहाँ पर देख लीजिए, एक वस्तु के नेत्र से दूरी बढ़ाने पर रेटिना क्या हो जाएगा? बड़ा छोटा हो जाएगा या क्या होगा बताइए। तो यहाँ पर आप ये क्वेश्चन को देख लीजिएगा, थोड़ा हमें डाउट है इसलिए नहीं बता रहे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो ये फैराडे ने किया था, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते, अगला प्रश्न आप देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि 1 वोल्ट जो होता है ये जूल बट्टे कूलॉम के बराबर होता है, यानी कि J/C के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, यानी कि हमें निकालना है किसके बराबर है? जूल बराबर। तो यहाँ पर क्या होगा? 1 वोल्ट, वोल्ट गुना कूलॉम, है ना। तो वोल्ट गुना कूलॉम किस में है? वोल्ट गुना कूलॉम, है ना। 1 वोल्ट बराबर जूल बट्टे कूलॉम, तो यहाँ पर क्या होगा? कूलॉम भाग वोल्ट दिया है, जूल बराबर कूलॉम गुने वोल्ट, है ना। कूलॉम गुने वोल्ट ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपका क्या होगा? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपका हो जाएगा ओम। लेकिन यहाँ पर अगर आपसे प्रतिरोधकता पूछा जाता, देखिए ये सब आपको अगर यहाँ पर नहीं पूछा गया है ना, तो आपको जो है अपने यानी कि रियल एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। जब आपका वार्षिक एग्ज़ाम होगा तो प्रतिरोधकता का जो आपका एसआई मात्रक होता है वो आपका ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम हो जाता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक तो बता ही दिए, 1 वोल्ट बराबर हमने अभी आपको बताया जूल बट्टे कूलॉम, यानी J/C हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बेंजीन का अनुसूत्र क्या है? देखिए बेंजीन का अनुसूत्र C6H6 होता है, ये आप याद रखिएगा। स्टेनलेस स्टील में जो है लोहा एवं कार्बन के अलावा क्या होता है? निकेल एवं क्रोमियम होता है। कई सारा लोग जो है गलत आंसर बता दिए है, तो आप लोग सही लगा लीजिएगा, निकेल एवं क्रोमियम, है ना। यहाँ पर 100% आपका जो है राइट आंसर बताया जाएगा, तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर कोई क्वेश्चन हमें नहीं आएगा तो हम आपको बता देंगे कि ये हमें डाउट है, आप लोग सही कर लीजिएगा। सोडियम के परमाणु में बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो हम लोग जानते हैं कि सोडियम का जो परमाणु संख्या हो वो 11 है ना। और जानते हैं आपकी पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरी कक्षा में 8 होता है, और जो बच जाता है वो बाकी बच जाता है ना। तो 2 8 कितना हो गया? 10 बच गया कितना? 1। तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, हाइड्रोजन के
दो परमाणु के बीच कितने आबंध है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन होते तो एक आबंध बनेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12 और O6। तो कितना होता है बताइए, O6 हो जाता है। O6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तांबा की परमाणु संख्या कितनी है, देखिएगा तांबा की परमाणु संख्या 29 हो जाएगा। तो आपका नंबर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये सब मिला लीजिएगा आप अपना। अगला प्रश्न देखिए, इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मेथ के बाद क्या होता है, एथ, है ना। तो C2 और उसके बाद देखिएगा तो 2 दूना 4 और 2 कितना हो गया आपका 6। तो C2H6 बन रहा है। अब यहाँ पर आपको क्या बनाना है, अब आपको यहाँ पर संयोजक बंधन बनाना है। तो यहाँ पर देखिए C लीजिएगा, फिर यहाँ पर देखिए H लीजिएगा, फिर यहाँ पर भी H लीजिएगा, बंधन बनाइएगा, फिर यहाँ पर H बनेगा, फिर यहाँ पर भी H बनेगा, यानी कि 6 है तो 6 बार बनेगा, है ना। तो H 6 बार, तो 1 2 3 फिर 4 5 6 बार बन गया। देखिए अब ये जो बंधन बना है, 1 बार 2 बार फिर 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार और 7 बार, टोटल कितना बार बना है, 7 बार। तो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 7 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अम्लराज के ताज़ा विलयन में किस अनुपात में सांद्रक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सांद्रक नाइट्रिक अम्ल का अनुपात 1:3 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में जो है आवर्त की संख्या अगर आपसे पूछा जाता तो यहाँ पर 7 हो जाता, लेकिन वर्ग पूछा है तो आपका 18 हो जाएगा। तो ये सर आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप बता दीजिएगा। तो चलिए अगला, सोडियम बाइकार्बोनेट को टार्टिक अम्ल के मिश्रण के साथ किया जाए तो क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर बनता है, और सॉरी यहाँ पर बेकिंग पाउडर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, ये बेकिंग पाउडर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वर्षा के जल से हो जाएगा। हरांशित भूमिगत जल का परिपूर्ण निम्नलिखित में किससे होता है, वर्षा के जल से। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, तो आप लोग अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, तो निम्नलिखित में संकेतों द्वारा व्यक्तियों का कौन सा धातु है, संकेतों द्वारा तत्वों में कौन सा धातु है। देखिए सी का, यानी कि देखिएगा सी कार्बन होता है, कार्बन का 6, और यहाँ पर देखिए परमाणु भार 12 हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आप देखिएगा, तो यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में न्यूट्रॉन की संख्या शून्य किस में है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हीलियम में। सॉरी यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर आप देख लीजिएगा हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वैसे यौगिक जिनके अनुसूत्र और संरचना समान होते हैं, और वैसे अनुसूत्र समान होते हैं किंतु संरचना भिन्न भिन्न होते हैं, उसे समावयवी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका अम्लीय पूछा गया, तो आप देखिए अम्ल और क्षार के बारे में हम अभी आपको बता देते हैं। देखिए अम्लीय पूछेगा, अम्लीय, है ना। तो पीएच मान 7 से जितना कम रहेगा ना, 7 से जितना कम रहेगा वो ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा। जैसे हम आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं, जैसे देख लीजिए 1 है, ठीक है, बी ऑप्शन आपको हम दिए हैं 2, और सी ऑप्शन दिए हैं 3, और डी ऑप्शन मान के चलिए कि हम 5 दे दिए। अब आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन अधिक अम्लीय है। तो यहाँ पर जिसका पीएच मान कम है वही क्या है, अधिक अम्लीय है, और जिसका 7 रहेगा वो उदासीन हो जाएगा, और क्षार कब होगा, जो 7 से अधिक होगा, है ना। तो ये सब याद रखिएगा। तो आज इतना ही क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। ये पार्ट 1 हो गया आपका, और जब मेरे पास और भी क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं पार्ट 2 आपको करा दूंगा। ये जब तक 40 क्वेश्चन ही आपको बनाना होता है, तो आप ये 40 क्वेश्चन देख लीजिए, आपको 100% एग्ज़ाम में एकदम सही बन जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।